नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बदल रही है, हमारा इलाज। बिल्कुल। हम देखेंगे कि पिछले 10-12 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई ने मेडिकल की दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया है। हाँ, और ये कोई किताबी कहानी नहीं है। आज हम जिस पर बात करेंगे वो कुछ बहुत ही दिलचस्प लोगों के अनुभवों से निकल कर आया है। अच्छा। हाँ, एक टेक जर्नलिस्ट, एक रेडियोलॉजिस्ट और डायबिटीज के एक मरीज। उनके तजुर्बे हमें बताते हैं कि ये बदलाव सिर्फ मशीनों का नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी का है। तो मतलब हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये टेक्नोलॉजिकल क्रांति डॉक्टरों और मरीजों के लिए असल में क्या मायने रखती है, इसके फायदे क्या हैं और इससे जुड़े डर सवाल क्या हैं। बिल्कुल, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2012 से। 2012, हाँ 2012 एक तरह से कह सकते हैं कि एक जीरो पॉइंट था। यही वो साल था जब एआई ने मेडिकल की दुनिया में अपनी पहली जोरदार दस्तक दी। हाँ, उस साल इमेज नेट नाम का एक कंपटीशन हुआ जहाँ कंप्यूटर को तस्वीरें पहचाननी होती थी और एलेक्स नेट नाम के एक एआई मॉडल ने सबको हैरान कर दिया। ये तो बहुत छोटा शब्द है। मैंने पढ़ा है कि रातों रात कंप्यूटर की तस्वीरें पहचानने की क्षमता 15% से उछलकर सीधे 85% पर पहुंच गई। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे कोई बच्चा गिनती सीखते सीखते अचानक कैलकुलस के सवाल हल करने लगे। पर इसका मेडिकल से क्या लेना देना? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वैज्ञानिकों ने तुरंत समझ लिया कि अगर एक मशीन बिल्ली और कुत्ते की तस्वीर में फर्क कर सकती है, तो वो एक स्वस्थ आंख और एक बीमार आंख की तस्वीर में भी फर्क कर सकती है। और बस इसी सोच ने मेडिकल इमेजिंग में क्रांति ला दी। अच्छा, तो ये थ्योरी से प्रैक्टिकल में कब बदला, मतलब असल में इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ? कि एआई ने 90% से ज्यादा सटीकता से बीमारी को पकड़ा, जो किसी माहिर डॉक्टर के बराबर था। और इसका असली असर तो भारत के गाँवों में दिखा होगा है ना, जहाँ आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुँचना मतलब एक सपना ही है। बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब अब एक वैन में कैमरा लगाकर आंखों की स्क्रीनिंग की जा सकती थी और रिपोर्ट एआई तैयार कर देता। कमाल है। सच में कमाल है। पर ये तो डॉक्टरों के नजरिए से हुआ। उस वक्त एक मरीज की जिंदगी में क्या चल रहा था? मरीजों की दुनिया भी बदल रही थी, खासकर टाइप 1 डायबिटीज जैसी बीमारियों में, जहां मरीज को हर पल अपने शरीर पर नजर रखनी पड़ती है। हाँ, हमारे सोर्स में विक्रम नाम के एक मरीज का अनुभव है। वो बताते हैं कि 2016 से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी। दिन में 7-8 बार उंगली में सुई चुभोकर खून निकालना। उफ। और सबसे बड़ा डर था रात का, कि सोते हुए अगर शुगर लेवल बहुत नीचे चला गया, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, हाँ, तो हो सकता है सुबह आँख ही ना खुले। ये डर तो किसी को भी तोड़ सकता है। बिल्कुल। उन्होंने इसे लगातार एक चिंता में जीना कहा है। लेकिन फिर 2016-17 में डेक्सकॉम G5 और ओपन एपीएस जैसे सिस्टम आए। अच्छा। ये टेक्निकली एआई नहीं थे, पर इनके स्मार्ट एल्गोरिथम हर 5 मिनट में शुगर लेवल का अंदाजा लगाकर इंसुलिन पंप को सिग्नल भेजते थे। तो एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम था। हाँ, विक्रम ने इसे टेक्नोलॉजिकल आजादी कहा। उंगली चुभोने की पीड़ा से आजादी, रात को बेखौफ सोने की आजादी। ये तो सच में जिंदगी बदलने वाला अनुभव रहा होगा। तो एक तरफ गाँवों में आंखों की जांच आसान हो रही थी, दूसरी तरफ मरीजों को आजादी मिल रही थी। और फिर 2017 के बाद तो जैसे एक धमाका ही हो गया। हाँ, डीप लर्निंग का धमाका। 2017 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चेक्सनेट बनाया। ये एआई चेस्ट एक्सरे देखकर निमोनिया समेत 14 तरह की बीमारियां पकड़ सकता था। 14 तरह की? हाँ, और कई बार तो इंसानी रेडियोलॉजिस्ट से भी बेहतर। मशीनें अब सिर्फ मदद नहीं कर रही थी, वो इंसानों से बेहतर काम करने लगी थी। कुछ मामलों में हाँ। और इसी का नतीजा था 2018 में IDX-DR। ये पहला ऐसा एआई डिवाइस था जिसे अमेरिका की FDA ने ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त होने की मंजूरी दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि इसे चलाने और मरीज को बताने के लिए कि उसकी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। मशीन खुद ही फैसला ले सकती थी। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। भारत में भी इसका असर दिख रहा था क्या? जरूर। 2019 में अपोलो हॉस्पिटल्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक एआई टूल बनाया,
जो सिर्फ ईसीजी देखकर बता सकता था कि किसी को दिल का दौरा पड़ने का कितना खतरा है। अच्छा, और डायबिटीज के मरीजों के लिए मेट्रॉनिक 670G जैसे हाइब्रिड क्लोज्ड लूप सिस्टम आ गए थे, जो शुगर लेवल को काफी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। तो मतलब 2020 आते आते AI ने हेल्थ केयर में अपनी जगह पक्की कर ली थी। और फिर आई कोविड-19 महामारी। ऐसा लगता है कि इस महामारी ने हर चीज को रोक दिया, पर टेक्नोलॉजी की रफ्तार को शायद और बढ़ा दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। महामारी ने इस टेक्नोलॉजी को एक जबरदस्त बूस्ट दिया। जब अस्पताल मरीजों से भरे थे और डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे थे, तब AI एक बहुत बड़े मददगार के तौर पर सामने आया। लेकिन क्या डॉक्टर शुरू में इस पर भरोसा कर रहे थे? मेरा मतलब, जब सिस्टम पर इतना दबाव हो तो किसी नई तकनीक पर विश्वास करना मुश्किल नहीं होता? सवाल बहुत अच्छा है। शुरू में झिझक थी, लेकिन जब डॉक्टरों ने देखा कि AI उनका काम घंटों में कम कर रहा है, तो उन्होंने इसे अपनाया। जैसे QCT टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। QCT टूल्स? हाँ, ये AI टूल मरीज के CT स्कैन को देखकर सिर्फ 10 सेकंड में बता देता था कि फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा है। सिर्फ 10 सेकंड में? और इसके बिना मतलब पहले कितना वक्त लगता था? पहले एक रेडियोलॉजिस्ट को सारे स्कैन देखकर रिपोर्ट बनाने में 48 घंटे तक लग जाते थे। 48 घंटे? हाँ, और AI की मदद से ये काम सिर्फ 4 घंटे में होने लगा। ये बहुत बड़ी राहत थी। ये तो इलाज की बात हुई। क्या दवा और वैक्सीन बनाने में भी AI का कोई रोल था? बहुत बड़ा रोल था। 2020 में डीप माइंड के AlphaFold 2 ने बायोलॉजी की एक दशकों पुरानी पहेली को सुलझा दिया। कौन सी पहेली? प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसकी भविष्यवाणी करना। ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब है कि अब हम दवाओं को अंदाजे से नहीं बल्कि डिजाइन करके बना सकते हैं। ये दवा की खोज में एक मील का पत्थर है। अरे वाह! यहाँ तक कि mRNA कोविड वैक्सीन के सीक्वेंस को और असरदार बनाने में भी AI का इस्तेमाल हुआ। तो महामारी ने वाकई इस टेक्नोलॉजी को एक बूस्ट दिया। तो क्या वो रफ्तार आज भी कायम है? आज के दौर यानी 2023-25 में AI सिर्फ मदद कर रहा है या खुद फैसले ले रहा है? अब AI सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं है, वो एक पार्टनर बन चुका है। खासकर रेडियोलॉजी में तो मतलब पूरी दुनिया ही बदल गई है। अच्छा, आज एक रेडियोलॉजिस्ट के लिए दिन कैसा होता है? क्या सब कुछ बदल गया है? पूरी तरह से। अब पैक सिस्टम, जहां सारी मेडिकल इमेज स्टोर होती हैं, वो AI से जुड़े हुए हैं। ओके। गूगल मेडपाम 2 और मेडजेमिनी जैसे मॉडल पहले ही हजारों स्कैन देखकर रेडियोलॉजिस्ट को बता देते हैं कि इन 5 मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये गंभीर लग रहे हैं। मतलब AI एक तरह से ट्रियाज नर्स का काम कर रहा है, डॉक्टरों का काम आसान करने और उसे प्राथमिकता देने के लिए। हाँ, और सिर्फ ट्रियाज ही नहीं बल्कि सटीकता बढ़ाने का भी। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग को ही लीजिए, पहले एक डॉक्टर स्कैन देखता था, अब एक नहीं बल्कि कई AI मॉडल मिलकर एक ही स्कैन को जांचते हैं। नतीजा, सटीकता 99.7% तक पहुंच गई है। 99.7%? ये तो लगभग परफेक्ट है। मतलब गलती की गुंजाइश ना के बराबर रह गई है। लगभग। और ये सिर्फ डायग्नोसिस तक सीमित नहीं है। इमरजेंसी केयर में तो AI जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन रहा है। कैसे? Viz.ai नाम का एक AI है। वो स्ट्रोक के मरीज के दिमाग का स्कैन एनालाइज करके सिर्फ 90 सेकंड के अंदर न्यूरोसर्जन के फोन पर अलर्ट भेज देता है। 90 सेकंड में? हाँ, कि मरीज को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। ये उस गोल्डन आवर का पूरा इस्तेमाल करना मुमकिन बना रहा है। सर्जरी में भी तो अब रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे डाविंची सिस्टम। क्या वहाँ भी AI की कोई भूमिका है? अब है। डाविंची का नया वर्जन डाविंची 5 AI की मदद लेता है। सर्जरी के दौरान ये नसों और ट्यूमर के बीच 0.1 मिलीमीटर का फर्क भी पहचान सकता है। अरे वाह! इससे सर्जरी के बाद होने वाले नर्व डैमेज का खतरा बहुत कम हो गया है। डॉक्टर को ज्यादा प्रिसिजन मिलती है। और अगर हम डायबिटीज के मरीज विक्रम की कहानी पर वापस जाएं, तो आज उनकी जिंदगी कैसी है? आज उनकी जिंदगी 10 साल पहले के मुकाबले एक सपना जैसी है। अब इन पेन और टाइट पूल लूप जैसे AI कोच हैं। ये सिर्फ ग्लूकोज मॉनिटर नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? आप अपने खाने की फोटो खींचिए और AI बता देगा कि इसमें कितने कार्ब्स हैं। आप दौड़ने जा रहे हैं, AI पहले ही इंसुलिन को एडजस्ट कर देगा। क्या बात है! नतीजा ये है कि अब मरीजों का टाइम एंड रेंज, मतलब उनका शुगर लेवल सही दायरे में रहने का समय 92% तक पहुंच गया है। 92%? ये तो मौजूदा बीमारियों के इलाज की बात हुई। क्या AI हमें भविष्य की दवाइयां बनाने में भी मदद कर रहा है? हाँ, और शायद ये सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव है। AlphaFold का नया वर्जन AlphaFold 3
अब सिर्फ प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि ये भी बता सकता है कि कोई दवा का मॉलिक्यूल उस प्रोटीन से कैसे जुड़ेगा। अच्छा, ये दवा बनाने की प्रक्रिया की मतलब बुनियाद है। इसका असर कितना बड़ा है? क्या कोई उदाहरण है? एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। पहली पूरी तरह AI से डिजाइन की गई दवा जिसका कोड नेम INS018105 है, उसके फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ 18 महीने में पूरे हो गए। सिर्फ 18 महीने? पहले इसमें कितना वक्त लगता था? 7-8 साल। 7-8 साल, मतलब जो दवा बनाने में एक वैज्ञानिक की पूरी जवानी निकल जाती थी, बिल्कुल, वो काम अब एक AI की मदद से मतलब कुछ ही महीनों में हो सकता है। बिल्कुल, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। कैंसर के इलाज में भी यही हो रहा है। CAR-T थेरेपी में मरीज के अपने इम्यून सेल्स को कैंसर से लड़ने के लिए मॉडिफाई किया जाता है। अब AI मरीज के जीनोम को एनालाइज करके सबसे असरदार थेरेपी डिजाइन करने में मदद कर रहा है। इससे कुछ तरह के कैंसर में रिस्पांस रेट 40% से बढ़कर 85% तक पहुंच गया है। एक और एरिया है जहां AI की बहुत चर्चा हो रही है, मानसिक स्वास्थ्य। और ये बहुत जरूरी भी है। वोबॉट और वाइसा जैसे AI चैटबॉट्स अब लोगों को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT दे रहे हैं। ये बातचीत के जरिए मानसिक समस्याओं को सुलझाने का एक सिद्ध तरीका है। लेकिन क्या एक मशीन सच में एक इंसान की जगह ले सकती है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य में जहां वो मानवीय स्पर्श बहुत जरूरी होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये चैटबॉट थेरेपिस्ट की जगह लेने के लिए नहीं है। अच्छा, बल्कि ये उन लोगों के लिए पहली सीढ़ी है जो किसी इंसान से बात करने में झिझकते हैं या जिनके पास थेरेपिस्ट तक पहुंच नहीं है। AI अब किसी की आवाज के उतार चढ़ाव से भी डिप्रेशन का पता लगा सकता है। और भारत में जमीनी स्तर पर क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े प्राइवेट अस्पतालों तक ही सीमित है? नहीं, और यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। Cure.ai जैसी कंपनियों ने 500 से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में AI वाले चेस्ट एक्सरे सिस्टम लगाए हैं। 500 से ज्यादा? हाँ, और नतीजा, TB का पता लगाने की दर 37% बढ़ गई है। और मैंने निरामय के बारे में भी पढ़ा है, जो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर रही है। हाँ, उनकी तकनीक बहुत अनोखी है। वो थर्मोग्राफी यानी हीट इमेजिंग और AI का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ना तो रेडिएशन का खतरा है और ना ही मरीज को छूने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इस वजह से ग्रामीण महिलाएं भी बिना झिझक के जांच के लिए आगे आ रही हैं। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भी AI अब किसी मरीज की सालों पुरानी हेल्थ हिस्ट्री को सिर्फ 10 सेकंड में डॉक्टर के लिए समराइज कर देता है। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा तो नहीं हो सकता है। इसकी कमियां क्या है, चुनौतियां क्या है? बिल्कुल, और इन पर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चुनौती है AI की अपनी सीमाएं। AI पैटर्न पहचानने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब कोई चीज पैटर्न से बहुत अलग हो तो वो चूक सकता है। मतलब? हमारे सोर्स में एक केस का जिक्र है जहां AI ने एक 38 साल की महिला के मेमोग्राम में 4 मिलीमीटर का कैंसर युक्त माइक्रोकैल्सिफिकेशन मिस कर दिया था। तो फिर उसका पता कैसे चला? बाद में एक अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट ने उसे पकड़ा। ये हमें याद दिलाता है कि AI एक बेहतरीन असिस्टेंट है, एक को पायलट है, लेकिन अभी भी आखिरी फैसला लेने वाला पायलट इंसान ही है। सही बात है। और डेटा प्राइवेसी का क्या? जब हमारा इतना निजी हेल्थ डेटा मशीनों के पास है तो क्या वो सुरक्षित है? ये इस वक्त की सबसे बड़ी बहस है। अगर ये डेटा हैक हो जाए तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और फिर एक और डर है जिसका जिक्र हमेशा होता है, नौकरियों का। क्या AI रेडियोलॉजिस्ट की नौकरी खा जाएगा? ये सवाल तो सबके मन में आता है। इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। जवाब है कि रेडियोलॉजिस्ट का काम बदल गया है। AI अब 80% सामान्य केस जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं उनको खुद ही फिल्टर करके अलग कर देता है। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर अब अपना पूरा ध्यान और समय बचे हुए 20% जटिल और मुश्किल मामलों पर लगा पाते हैं, जहां सच में उनकी विशेषज्ञता की जरूरत है। अच्छा। हमारे सोर्स में जो रेडियोलॉजिस्ट है वो कहती हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई है। वो अब एक रिपोर्टर की तरह काम नहीं करती, बल्कि एक जासूस की तरह मुश्किल केस सुलझाती हैं। तो काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा दिलचस्प और असरदार हो गया। ये चुनौतियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम इनसे पार पा लें तो आने वाला कल कैसा दिखेगा? चलिए थोड़ी कल्पना करते हैं, 2030 में हम कहाँ होंगे? भविष्य की कल्पना तो बहुत रोमांचक है। हो सकता है कि AI ऑपरेटिव रोबोट्स डॉक्टरों की निगरानी में पूरी की पूरी सर्जरी खुद कर सके।
क्या मतलब? डॉक्टर बस देखेंगे? हाँ, मतलब डॉक्टर एक कमांडिंग ऑफिसर की तरह होंगे और एआई रोबोट एक कुशल सैनिक की तरह काम करेगा। और बीमारियों का पता लगाने में क्या वो और तेज हो जाएगा? बहुत ज्यादा। शायद लिक्विड बायोप्सी, मतलब खून की एक बूंद, और एआई की मदद से कैंसर का पता स्टेज 0 पर सिर्फ 10 मिनट में लग जाए। 10 मिनट में? हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एआई थेरेपिस्ट शायद उतने ही आम हो जाएंगे जितने आज फिटनेस एप्स हैं। और डायबिटीज के मरीजों का क्या होगा? उनके लिए शायद एक आर्टिफिशियल पैंक्रियास आ जाए, एक छोटा सा डिवाइस जो शरीर में इम्प्लांट हो जाएगा और इंसुलिन और ग्लूकोज को पूरी तरह खुद मैनेज करेगा। मरीज शायद भूल ही जाएंगे कि उन्हें डायबिटीज है। वाह! लेकिन इन सब से बड़ा असर शायद आर्थिक होगा। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सस्ती हो सकती हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आज 5,000 रुपए का है, एआई की वजह से उसकी लागत घटकर शायद 500 रुपए रह जाए। ये तो हेल्थ केयर को सच में हर किसी की पहुंच में ला सकता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? हमने 2012 से एक सफर शुरू किया और 2030 तक की कल्पना की। आज की चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या समझनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि एआई डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा है जैसा कि कई लोग डरते हैं। हाँ, ये डर तो है। बल्कि वो डॉक्टरों को एक तरह का सुपर हीरो बना रहा है। एआई उनकी आंखें हैं जो वो देख सकते हैं जो इंसान नहीं देख सकता। वो उनके हाथ हैं जो इतनी सटीकता से काम कर सकते हैं जहां इंसान के हाथ कांप सकते हैं। बिल्कुल, एआई डॉक्टरों को बेहतर, तेज और ज्यादा असरदार बना रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ और प्रभावी बना रहा है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे मन में अटक रहा है। पूछिए। सवाल ये है कि हम इंसान की सूझबूझ और मशीन की सटीकता के बीच सही संतुलन कैसे बनाए रखेंगे? एक तरफ मशीन है जो 99.7% सटीक है और दूसरी तरफ वो डॉक्टर है जिसने उस 0.3% की गलती को पकड़ा। बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य में हम एआई पर इतने निर्भर हो जाएंगे कि हम अपनी उस इंसानी सूझबूझ पर, उस गट फीलिंग पर ही शक करने लगें? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचते रहना होगा।